नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपका होस्ट दोस्त MD मुश्ताक हाशमी आप सभी को पुनः इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का ये सेशन जो है ये फर्स्ट सेशन है और इस सेशन के माध्यम से हम कुछ चुनिंदे टॉपिक का, कुछ चुनिंदे सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसके माध्यम से ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इन फ़ायदे को देखते हुए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं और ये जो सेशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए और एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो इस मोटिवेशन को देखते हुए एक छोटा सा क्लिप आपके साथ यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उन परिस्थिति को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि इसमें है कि देखिएगा, निगाहों का तो सारे कारवा है, वरना हम मुसाफिर को पता है कि उसका रास्ता कहाँ है। यानी ये पंक्ति के माध्यम से हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास वो जुनून, वो जज्बा, वो क्षमता है। उन क्षमता के माध्यम से चाहे तो अपने जीवन में उन मुकामों तक जा सकता है, उस ऊंचाइयों तक जा सकता है जिस ऊंचाइयों की तलाश में, जिस ऊंचाइयों की खोज में बंदा जो है निकला हुआ है। ठीक है, यानी जैसे आप देखिएगा, जैसा सोचिएगा और जैसा सुनिएगा, आप बेशक वैसा ही बनिएगा। जैसा सुनिएगा वैसे दिमाग में उसका इमेज छपेंगी, वैसे ही बनिएगा, वैसे ही आपका चित्र होगा, वैसे ही चिंतन और मनन होगा। ठीक है, वरना हम सभी को पता है कि हम सभी का सपना क्या है, किस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है और हमारी रास्ता कहाँ है, आप सबको पता है। पर इसमें समझने का वास्ता है, समझने का मकसद है, समझने का एक उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को आप देख रहे हैं या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो हम सभी का एक टीम गठित किया गया है। उन टीमों के माध्यम से आप सभी के सपने को साकार करने में हम सभी अपना योगदान देंगे और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी भी अपना 100% देंगे, ताकि 2027 में जो बच्चे 2027 में 12th का एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम में बैठने से पहले अपना एकदम अच्छे तरह से प्रिपरेशन के साथ बैठेंगे और इन मंच के माध्यम से अपने सपने को साकार करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम आज का एक नया सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम समझेंगे कि कोई भी टॉपिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, पढ़ने से पहले समझेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों को छोड़ना है और किन किन चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। जब क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता हो जाएगा तो शायद क्या पढ़ना है वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। इसलिए हमें क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, यदि ये आपके माइंड में जिस दिन सेट हो गया तो याद रखिएगा, आप अपने जीवन में, आप अपने जो सपने हैं उन सपनों के बहुत ही नज़दीक हैं और उन नज़दीकी के साथ अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आज समझेंगे कि हमें जो सब्जेक्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उन सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है उन क्वेश्चन को हम बना सकें और साथ ही साथ जो अपने सपने को सजोए हैं, जो अपने सपने को जो पिरोए हैं, उन सपने को साकार कर सके, उन सपने को हम पूरा कर सके और उन सपने के रास्ते पे एक सटीक स्ट्रैटेजी के साथ हम जा सकें। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम अपने विषय वस्तु को शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि आपके समक्ष ये एक प्रस्तुत किया गया है, एक छोटा सा एक पीपीटी है। इन पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट में सबसे फर्स्ट में पढ़ते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, सेकेंड कि उसका पैटर्न क्या है, यानी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। यदि इन दोनों का ज्ञान, इन दोनों का जो तरीका जो है, मेथड जो है, यदि आपके पास आ जाएंगी तो शायद आप अपने प्रिपरेशन को, आप अपने तैयारी को एक अच्छे वे में, एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ,
एक अच्छे रणनीति के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे है, देखिएगा, एक है आपका सिलेबस कि हमें क्या पढ़ना है, और दूसरा है हमारे सामने पैटर्न कि हमें कैसे पढ़ना है। कि जैसे कि इनको समझाने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाने का प्रयास करते हैं कि जो भी बच्चे 2027 में, ध्यान से समझिएगा, जो भी बच्चे 2027 में यदि एग्ज़ाम देंगे, 2027 में यदि एग्ज़ाम देंगे तो आज से ही और अभी से ही, यानी आज से ही और अभी से ही आपके माइंड में ये छप जाना चाहिए कि आपके पास दो चीज़ें हमेशा और हमेशा आपके पास होना चाहिए, जिसमें से सबसे फर्स्ट क्या है, तो देखिएगा, एक आपके साथ आपके नोटबुक में या आपके टेबल पे होना चाहिए कि हमें सिलेबस, जो सब्जेक्ट यानी 12th का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसका जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु क्या है। सेकेंड, हम सीखेंगे कि जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को हम कैसे पढ़ेंगे, यानी पैटर्न उसका क्या है। इन पैटर्न को, इन दोनों को समझने के उद्देश्य से आपके पास एक चीजें होनी चाहिए और वो चीजें होना चाहिए PYQ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स यू हैव, फर्स्ट थिंग्स विच नेम इज PYQ, और PYQ होना चाहिए। तो कब का PYQ होना चाहिए, तो याद रखिएगा, ये PYQ आपके पास होना चाहिए कब का, तो ये PYQ होना चाहिए लास्ट 10 ईयर्स का, यानी 10 वर्षों का PYQ यदि आपके पास होता है तो इस PYQ के माध्यम से हमें क्या सीख मिल सकता है, हम क्या सीख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आज से एक गांठ बांध लीजिएगा, गांठ, कि कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी प्रिपरेशन का तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, तो उन प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से बिफोर आपके पास ये PYQ निश्चित होना चाहिए। क्योंकि PYQ को अपने जीवन में एज अ मानिएगा कि ये एक गीता है। जैसे गीता हम पढ़ते हैं तो गीता में पढ़ने से हम अपने जीवन को, हम अपने चरित्र को, अपने चित्र को, दशा और दिशा, इन सारे पक्षों को हम संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक वैसे ही यदि आपके पास ये PYQ होता है तो इन PYQ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, इन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, और उन क्वेश्चन को पूछने का स्ट्रैटेजी क्या है, तौर तरीका क्या है, इसका एक रफ आइडिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन PYQ, इन PYQ के माध्यम से हम क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझने से आपका फायदे क्या है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप PYQ देखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा तो आपको एक छोटा सा आपके साथ एक रफ आइडिया हो जाता है कि इस रफ आइडिया के माध्यम से कि हमें कौन कौन से टॉपिक पे विशेष गहन करने की आवश्यकता है, विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है, और कौन कौन से टॉपिक को हमें छोड़ना है, किन किन टॉपिक को कितना स्टडी करना है, कितना फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे कम फोकस करना है। ये दोनों की क्राइटेरिया, इस दोनों की स्ट्रैटेजी है, इस दोनों का तौर तरीका, मेथड है। ये मेथड आपको कब आएगा, जब आपके पास ये PYQ होगा। ठीक है, और जैसे ही ये PYQ होगा और PYQ के माध्यम से क्वेश्चन समझेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे और सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के माध्यम से, डेट मीन्स ये PYQ के माध्यम से आपको ये आइडिया लग जाता है। और दूसरा कि आपको ये भी आइडिया हो सकता है कि PYQ के माध्यम से एक और भी आइडिया हो सकता है कि भाई हमें कौन से टॉपिक को कितने टाइम देना चाहिए। यदि क्वेश्चन का पैटर्न, यदि ये आपका PYQ के माध्यम से जब इसको एनालिसिस करेंगे, जब उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, तो देखने के बाद एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक पे कम फोकस करना है। तो ये दो चीज़ें आपके पास सबसे फर्स्ट में PYQ होना चाहिए, और PYQ के साथ साथ आपके पास होना चाहिए जो सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन करते हैं उन सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए सिलेबस। ये दो चीज़ें आपके जो स्टडी टेबल है उन स्टडी टेबल पे होना ही चाहिए। ठीक है,
अब देखिएगा एक और बातें समझ लीजिएगा, यदि आपके पास PYQ भी है, ये भी है, ये भी है, सब आपके पास है, पर आपके पास अनुशासन नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जब आपके पास ये अनुशासन यदि आपके पास नहीं है तो याद रखिएगा इन सब के होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन होना समझिएगा कि एक की है, एक कुंजी है, सफलता का एक कुंजी है। यदि अनुशासन हो गए और अनुशासन के साथ साथ ये जितने भी टिप्स दिया गया है, इन टिप्स के माध्यम से यदि आप अपने जीवन में उसको उतारते हैं, यदि उसको समझते हैं और एक एक चीज़ों को अपने जीवन में अनुशासन के साथ उसको मानते हैं और आप अपने जीवन में आत्मर्पित करते हैं, यानी उसको समर्पित करते हैं अपने आप के जीवन में, तो याद रखिएगा जो सपने वाकई में आपने देखा है उस सपने को साकार करने में आपको कतई समय नहीं लग सकता है। इसलिए इन चीज़ों को समझिए और उन चीज़ों को सुनिए और सुनने के बाद एक एक स्टेप को अपने जीवन में उतार लीजिए। जब तक आप उतारिएगा नहीं, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। यदि 2027 में यदि आप चाहते हैं कि बिहार टॉपर्स यानी टॉप 10 में आना चाहते हैं, तो टॉप 10 में आने का एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि खुद को अनुशासित कीजिए, और दूसरा कि जो PYQ है और साथ ही साथ जो सिलेबस है उन सिलेबस को, उन PYQ को और साथ ही साथ उस पैटर्न को आपको समझना है और समझते हुए तब आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आई थिंक आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे देखिएगा ध्यान से, आपके साथ है, आप देखिएगा सिलेबस। इन चीज़ों को क्या है, जब ये आपके पास होगा तो होने से एक फायदा है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, ये आपके पास एक आइडिया हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि एक आपके साथ आपका 12th का बुक में है आपके साथ रेनबो पार्ट 2, हाँ या ना, रेनबो पार्ट 2। अब इस रेनबो पार्ट 2 में एक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपका एक चैप्टर है। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर आपसे पूछा जाएगा कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये क्या है। दैट मीन्स द आंसर ऑफ व्हाट, ये व्हाट का आंसर दे रहा है कि ये क्या है। तो ये एक टॉपिक है, किसका टॉपिक है, तो रेनबो पार्ट 2 का है। क्यों पढ़ना है, तो हमें 2027 में बिहार टॉपर में टॉप 10 आना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, ताकि इसके रिगार्डिंग यदि कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यदि इस चैप्टर से याद रखिएगा, यदि आपका समरी आता है, यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, या इससे यदि कोई आपके साथ एक्सप्लेनेशन आता है, दैट मीन्स ये जितने कीज है, जितने भी क्वेश्चन है, जितने वैरायटी का क्वेश्चन है, वो सारे वैरायटी का क्वेश्चन जो है ये आपसे बन जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, और ये चैप्टर है कहाँ, तो रेनबो पार्ट 2 के अंदर है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा कि जब भी हम इसकी डिस्कशन करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये आपका हमेशा आंसर देता है व्हाट, हमें क्या पढ़ना है। भाई पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, तो आपका चैप्टर क्या आएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ना है। फिर पूछेगा हमें क्या पढ़ना है, तो आई हैव अ ड्रीम पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, तो शूटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ना है। ये जितना दिख रहा है ना, ये सब का सब आंसर किसका है, व्हाट का आंसर है। और जो व्हाट का आंसर देगा वही अपने आप में क्या होता है, यही आपका सिलेबस है, यही आपका विषय वस्तु है। इसी विषय वस्तु को समझना है, और ये विषय वस्तु तभी समझ में आएगा जब आपके माइंड में आएगा कि हमें व्हाट टू डू, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्टडी। हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किन किन टॉपिक को पढ़ना है। समझ में आ गया। तो ये आपका है सिलेबस। अब आते हैं पैटर्न। पैटर्न किसे कहते हैं, इन पैटर्न को भी समझना है। हमें पता हो गया कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक चैप्टर है, पढ़ना है, तो पढ़ना है तो कैसे, और जो कैसे का जवाब देता है ना, जो कैसे का जवाब देता है, यही कैसे का जवाब जो देता है उसी को कहा जाता है, ये क्या है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है। और इसी पैटर्न को हमें समझना है, जानना है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ना है, तो ठीक है, हम इन टॉपिक को कैसे पढ़ें, किस
तरीके से पढ़ें, किस वे से पढ़ें, किस आइडिया से पढ़ें, ताकि हमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। फर्स्ट इज वन। सेकेंड, कि जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग यदि किसी सेशन में या 2027 में या 2028 में या 2029 में जब भी आपको एग्जाम दो, ठीक है, देना हो जब भी एग्जाम दो आप, उसे कोई मतलब है नहीं भाई, कभी भी एग्जाम दो, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोचना है कि जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद इसके रिगार्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो बन जाए। दूसरा, इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो समरी आता है वो बन जाए, ठीक है। यही नहीं, इस चैप्टर के रिगार्डिंग यदि कोई एक्सप्लेनेशन आता है, ठीक है, तो व्याख्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्याख्या, उस व्याख्या वो भी बन जाए। तो उस पर्पज से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस मेथड से, उस स्ट्रैटेजी के साथ हमें पढ़ना है कि ताकि जो पैटर्न समझ में आए, जो पैटर्न है कैसे पढ़े इसका भी जवाब आए, क्वेश्चन कैसे बने वह भी बन जाए, समरी कैसे बनाया जाए वह भी बन जाए, कैसे राइटिंग सेक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सबका ध्यान में, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें एक एक टॉपिक को समझना है और एक एक चीज़ों को समझते हुए आगे बनाना है, आगे बढ़ना है और कंसेप्ट को बनाते जाना है। कि कंसेप्ट, जब तक कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा, जब तक कंसेप्ट का एक सतत विकास नहीं होगा, जब तक आप चाह के भी अपने जीवन का सतत विकास के राह पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए सतत विकास की तरफ बढ़ना है तो हमें कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ ये जो तरीका बताया जाए, जो स्ट्रैटेजी है, इन स्ट्रैटेजी को आपको समझना पड़ेगा और समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। पैटर्न का जवाब कहाँ से आता है, तो हाउ का, यानी कैसे पढ़ें, ठीक है। और इसका जवाब कहाँ से आता है, व्हाट का। यदि व्हाट से प्रश्न कीजिएगा, जो व्हाट का आंसर देगा वही आपका क्या होगा, विषय वस्तु, दैट मीन्स यही आपका सिलेबस हो जाएगा। और जो कैसे का जवाब देगा, हाउ का जवाब देगा, और ये हाउ का जवाब देने वाले शब्द जो आंसर देगा, इस हाउ का जो आंसर देगा, याद रखिएगा यही अपने आप में क्या होगा, पैटर्न होगा, ठीक है। तो ये दो माध्यम से हम इन चीजों को समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइएगा सबसे फर्स्ट में इनको पढ़ने से बिफोर हम समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन टॉपिक के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आइए एक ट्रेंड को हम समझते हैं। किसको समझते हैं, एक ट्रेंड को समझते हैं और ट्रेंड को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों को समझेंगे। तो याद रखिएगा सबसे फर्स्ट में इन समझेंगे किसको, तो याद रखिएगा ट्रेंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, इन चीज़ों को समझेंगे। हम यहाँ पे पेपर उठाते हैं, याद रखिएगा 2018, ठीक है, 2018 से और अभी तक यानी 2025 अभी 26 एग्जाम हो रही है, यानी 2000 मान के चलिए कि इसको 2000 यहाँ पे समझेंगे 2025 यानी 2025, 26, 27, 28, 16 जब भी आपको एग्जाम देना है इस पैटर्न को समझना है। देखिएगा ध्यान से, सबसे फर्स्ट में हम समझेंगे ये क्या, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को समझेंगे। किसको समझेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। जैसे 2018 की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका उस समय था 50 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, और इस 50 में 50 क्वेश्चन आपको बनाना था। दैट मीन्स बच्चे के जो पक्ष में था, ये बच्चे के पक्ष में याद रखिएगा ये कोई बोनस नहीं था, नो बोनस, कोई बोनस नहीं था। हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में भी आपका यही पैटर्न था, इसमें भी कोई बोनस नहीं था, नो बोनस। लेकिन जैसे ही 2020 में हम आते हैं तो 2020 में क्या किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गया 60। कितना आ गया क्वेश्चन,
नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आ गया 60, और इन 60 में से आपको बनाना कितना था 50। अब देखिएगा 60 क्वेश्चन था, 50 बनाना था, यानी यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन था, ये 10 क्वेश्चन क्या था, तो याद रखिएगा ये 10 क्वेश्चन आपका बोनस में था। ठीक है, ये आपके हित में था कि 10 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन में से जो जो क्वेश्चन आपको 50 आता है, उन 50 क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से आप बनाइए, 10 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी 50 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे देखिएगा तो 2021 में भी आपका ये आपका 60 और 50 ये रेशियो आपका हो गया, 60 और 50 का रेशियो हो गया। अब आते हैं यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही 2022 में हम आते हैं तो 2022 में क्या हो गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 100। कितना हो गया 100 क्वेश्चन हो गया, और इसमें से बनाना था कितना 50। देखिएगा 2022 में आइएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आया 100, लेकिन इसमें से बनाना कितना था मात्र 50 ही क्वेश्चन बनाना था। अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखिएगा इसमें से जो 50 क्वेश्चन जो था, ये 50 क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया बोनस। अब 50 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन, सोचिए 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में सिर्फ 50 ही क्वेश्चन आपको तो बनाना था, और 50 क्वेश्चन तो आपके हित में था कि जो जो क्वेश्चन आए उसको बनाइए, नहीं आता है उसको स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये 2022 और 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026, और पता ना आगे ये पैटर्न होगा कि नहीं होगा, मुझे आइडिया नहीं है, पर अभी तक यही पैटर्न को जो बोर्ड जो है इसी पैटर्न को अभी फॉलो किया है, इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछने का जो तौर तरीका है इसी पैटर्न को अपनाया है। ठीक है, अब ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूछने का तरीका कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से कैसे आया है। आगे देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 2 सेक्शन है, आपको बुक से भी क्वेश्चन आता है और बुक के साथ साथ ये ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो अब हमें ये समझना है कि बुक से क्वेश्चन आता है तो कितना और परसेंटेज में कितना, और यदि ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो वहां से क्वेश्चन कितना आता है, और किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, उन चीज़ों को समझेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं एक नए स्लाइड के साथ। तो देखिएगा फिर वहीं पे उठाते हैं, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे उठाएंगे 2018। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक यहाँ पे उठाएंगे, सबसे फर्स्ट में उठाएंगे यहाँ पे क्या, ये ग्रामर सेक्शन, और एक उठाएंगे क्या बुक सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे उठाएंगे आपके साथ क्या, तो याद रखिएगा यहाँ पे उठाएंगे सेशन। ठीक है, जैसे 2000, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कि जैसे 2000 हम 18 की बात करते हैं, यानी 2018 की बात करते हैं, तो उस समय नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था 50 क्वेश्चन था, बनाना कितना था 50 बनाना था। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 2018 में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 था, और 50 में याद रखिएगा इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 30 क्वेश्चन, और बुक से आपका आया था ये 20 क्वेश्चन। उसी तरह से 2019 यहाँ पे आइएगा तो यही आपका क्वेश्चन सेम पैटर्न था। 2000 यदि हम 20 में आते हैं तो 20 में क्या है, तो ये क्वेश्चन हो गया 36, यानी टोटल यहाँ पे आते आते 60 क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। तो ये 36 और यहाँ पे क्वेश्चन था कितना 24 क्वेश्चन था। वैसे ही आप जैसे ही 2021 में आइएगा तो 2021 में यही रेशियो रहा। ठीक है, आपका 2021 में आपका इसी रेशियो के माध्यम से क्वेश्चन जो है
वो आपका पूछा गया, ठीक है, एकदम सेम पैटर्न था। लेकिन जैसे ही 2020 में आते हैं तो 2020 में आने के बाद ये क्वेश्चन हो गया कितना आपका 50 और यहाँ हो गया क्या 50, ठीक है, ये 50-50 का रेशियो हुआ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका 60 क्वेश्चन जो था, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे तो ये आपके साथ ये रहा आपका 40, ये 20, यहाँ पे 40 और ये 20, ठीक है। आपका 2021 में आइएगा तो 2021 में आपके साथ 50, यहाँ पे आपका ये 50 और ये भी 50, यानी नंबर ऑफ देखिएगा यहीं तक ट्रेंड को समझिएगा। तो समझने के बाद पता होगा कि जब आपका रेशियो निकाल दीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जैसे यहाँ पे 30 और टोटल 30 और 20 कितना हुआ 50 और परसेंटेज में क्या होगा 100। देखिएगा एक कट गया, 5 6 30, यानी 6 10 कितना हो गया आपका 10 6 60%। वैसे यहाँ पे आइएगा तो 20 आपका अपन 50 और यहाँ पे आ गया 50, यहाँ कट गया 5 4 20 और ये 10 4 आपका 40, यानी 60-40 का रेशियो। यानी इस सेक्शन से जो क्वेश्चन जो था वो अभी तक का ट्रेंड से समझ में आएगा टोटल कितना क्वेश्चन 60%, और बुक से कितना क्वेश्चन आपका 40%। तो अब आप बताइए यहाँ पे कि हमें विशेष फोकस किस पे करना चाहिए। तो आपका मुझे उम्मीद है कि आपका जो आंसर जो होगा कि सर इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आया है इस सेक्शन से, तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें फोकस सबसे ज़्यादा इस पे करना चाहिए, इस पे कम फोकस करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है कि हमें दोनों का एवरेज मानेंगे, और दोनों का एवरेज मानते हुए दोनों पे एक समान फोकस किया जाएगा। क्योंकि यदि इससे भी अगर 40 क्वेश्चन भी आते हैं तो वो 40 क्वेश्चन में कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन बनना चाहिए। यदि इसमें से 60% यानी 60 क्वेश्चन आता है तो इस ट्रेंड के माध्यम से आपको समझना है कि 60% क्वेश्चन आया है तो क्या हमें 60% तो बनेगा नहीं, पर 50 से 60 के बीच में बन जाना चाहिए। ये 2021 के ट्रेंड तक आपको समझ आए। और आगे 2026, अभी 2026 में जो 12th के एग्जाम दे रहे हैं उनका भी पेपर उठाइएगा, उठाने के बाद उसके भी ट्रेंड को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये समझने का तरीका क्या है कि 60% जो है ये इस सेक्शन से क्वेश्चन है और 40% जो है ये बुक सेक्शन से क्वेश्चन है। तो हमें दोनों का एक विशेष एवरेज मान के, दोनों का एक औसत निकाल के, एवरेज निकाल के दोनों पे विशेष फोकस किया जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरी को वहाँ पे दीजिए। आपकी क्वेरी को, आपके जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपकी सप्लाई की जाएंगी। जैसा डिमांड वैसा सप्लाई होगा। तो आप जो मांगिएगा वही दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, एक इकोनॉमिक्स में एक चीज़ें कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा कि इकोनॉमिक्स में एक कहा जाता है डिमांड और सप्लाई। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ डिमांड और सप्लाई। सपोज मानिएगा कि मार्केट में यदि किसी वस्तु का डिमांड ज़्यादा है, यदि उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा, यदि उस वस्तु की आपूर्ति मार्केट में कम है और उसकी डिमांड यानी समाज में, सोसाइटी में उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो इन दोनों के बीच में याद रखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, तो जो वस्तु आएंगी वो वस्तु ज़्यादा कीमत में बिकेंगे कि कम कीमत में। तो ये ज़्यादा कीमत में बिकेंगी तो उसको कहा जाता है कि महंगाई आ गया है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट देखिएगा, यदि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु का डिमांड कम है और मार्केट में उस वस्तु का आपूर्ति, उस वस्तु की उपलब्धता, प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा है,
तो उस सिचुएशन में कहा जाता है कि बाजार में जो है ये क्या आ गया है, ये तो मंदी आ गया है। समझ रहे हैं ना, ये तो मंदी आ गया है। तो इसको समझने का तरीका देखिएगा, जैसे इसको मंदी समझना है तो आपके क्षेत्र में, गांव के एरिया में जाइएगा ना, तो शाम के समय मार्केट लगती है जिसको हाट कहा जाता है। उस हाट पे जाइएगा और शाम के टाइम 3 या 4 बजे के आसपास जाइएगा, वहां पे सब्जी का कीमत देखिएगा। और शाम होने से आधे घंटे बिफोर आप पहुंचिएगा, उस समय उसी वस्तु का कीमत देखिएगा। दोनों के बीच में आपको अंतर दिखेगा, क्योंकि उस समय वस्तु ज्यादा होती है, सब्जियां ज्यादा होती हैं, लेकिन खरीदने वाले व्यक्ति कम होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वहां पे मंदी आ जाती है। वहां पे व्यापारी बहुत होंगे, व्यापारी की संख्या बहुत होगा, पर खरीदने वाले व्यक्ति यानी क्रेता, परचेजर जो है, उसकी जनसंख्या कम होती है, संख्या कम होती है। तो इसलिए आपकी जो डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट का आपके समक्ष, हर एक सब्जेक्ट का टीचर को हम लेकर आएंगे। इस मंच के माध्यम से हर एक टीचर को एक एक टॉपिक्स, एक एक सब्जेक्ट हैंड ओवर किया जाएगा। मैथ वाले सर मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और मैं आपका गाइडर, मेंटियोर, होस्ट एंड दोस्त एमडी मुश्ताक हाशमी आपके समक्ष तो उपस्थित ही रहेंगे। चाहे इस फील्ड के माध्यम से किसी भी टॉपिक में, किसी भी टाइप का, किसी भी वैरायटी का यदि आपके पास डाउट है तो उन डाउट को आप पूछिए, और पूछने के बाद उस चीज़ों को देखिए कि आपका कंसेप्ट बन पाता है कि नहीं बन पाता है। क्योंकि मैं प्रेजेंट में आके फ्यूचर को सोचता हूँ, क्योंकि आप भी पढ़ो, अभी पढ़ने के बाद ऐसा पढ़ो कि आगे भी किसी एग्जाम में बैठो तो वहाँ पे इतना मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े जितना उस वक्त जाने के बाद मेहनत करने की आवश्यकता पड़े। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। तो शायद ये ट्रेंड आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस सेक्शन पे करना है, इस पे फोकस कम करना है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे फिर भी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक एवरेज मानेंगे, दोनों का एवरेज मान करके, और एक रेशियो निकाला जाएगा, उस रेशियो के माध्यम से इस पे विशेष फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कि अब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है। आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बुक में जो क्वेश्चन आता है तो ये तो सेपरेट है, ये तो पढ़ना ही होगा, लेकिन इस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विच सेक्शन, ध्यान से विशेष फोकस कीजिएगा। विच सेक्शन, विच सेक्शन का अर्थ हुआ कि कौन से सेक्शन पे, कौन से सेक्शन से आपका क्वेश्चन आता है। अब देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्टिव टाइप को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आपका ये ग्रामर सेक्शन और एक है बुक सेक्शन। ध्यान से समझना, बुक सेक्शन में एक बुक का नाम है रेनबो पार्ट 1 और एक है रेनबो पार्ट 2। देखो ये रेनबो पार्ट 1 जो है, ये आपका जो इम्पोर्टेंस जो है, ये 11th के जो 11th जो है उनमें रेनबो पार्ट 1 पढ़ना है, और ये आपका 12th में रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, एक ये तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश देखिएगा ध्यान से। इसको, ये जो है ना, इसको भी आपको, इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर भी पढ़ना है और कुछ 12th में भी पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद आगे बढ़ना है। यानी इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं तो ये कुछ पार्ट्स, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 11th में पढ़ना है और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 12th में पढ़ना है। अब देखिएगा, 12th में मात्र यहाँ से मुश्किल से 4 या 5 ही चैप्टर पढ़ना है और बाकी का चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है। अब देखिएगा, जब भी रेनबो पार्ट 2 के अंदर आते हैं या रेनबो पार्ट 1 के अंदर आते हैं तो इस बुक को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रोज सेक्शन, और प्रोज सेक्शन को कहा जाता है कि ये एक कहानी का सेक्शन है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ ए स्नॉफ, इस टाइप के आपका जो चैप्टर पढ़ना है ये प्रोज सेक्शन हो गया, यानी कहानी का सेक्शन हो गया। उस सेक्शन में हमें पढ़नी है। और एक होता है आपका पोएट्री सेक्शन, और पोएट्री सेक्शन का मतलब होता है कविता,
और इन कविता को पढ़ने के लिए याद रखिएगा हमें समझना पड़ेगा इस कविता का फिलॉसफी, दैट मीन्स दर्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड का 1000 मीनिंग होते हैं। पोएट्री सेक्शन में, कविता सेक्शन में जाइएगा तो कविता सेक्शन के अंतर्गत जो है आपका एक एक टॉपिक को समझना पड़ेगा कि कवि जो है उस शब्द के माध्यम से किस टाइप का मैसेज, किस टाइप का संदेश देने का प्रयास किए हैं, कौन सा संदेश दे रहे हैं उस चैप्टर के माध्यम से। उसके जो थीम जो होता है, उसकी जो दर्शन जो होता है, जो फिलॉसफी जो होता है, उस दर्शन को, उस फिलॉसफी को आपको समझना होगा और तो ही आप समझ पाइएगा, क्योंकि यहाँ से समरी भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन भी आता है और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इन चीज़ों पे विशेष याद रखिएगा, विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा, कि आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी तो सपने देखे होंगे, उनका भी तो सपना होगा, उनकी भी ख्वाहिशें तो होंगी कि हम इस सपने को पूरा कर सके। हमें भी बिहार के जो टॉप 10, बिहार बोर्ड का जो टॉपर्स जो होते हैं, उन टॉपर्स में मेरा भी नाम आए। तो यदि आपके माध्यम से यदि किसी दूसरे का मदद हो जाए तो उससे बढ़ के क्या होगा। तो आपसे छोटा सा विनती है कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और उसको समझाइए कि देखो पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हम पढ़ेंगे कि ताकि 2027 में जो 12th के एग्ज़ाम में बैठे हैं, उस एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें इस टाइप की नज़र ना आए, ये जो हेयर जो है ये चिपका हुआ नजर आए कि कोई टेंशन नहीं है, हमारी तो प्रिपरेशन है, हम तो तैयारी कर चुके हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हम बना सकते, कंफर्ट है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए अब इस टॉपिक को हम तो समझ गए, अब हम समझते हैं किसको, अब आगे का टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि है क्या, इसको कैसे पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो कौन कौन सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं, एक दफ़ा इस पे भी देखते हैं। जैसे आपको पता है कि आज ये तो बुक सेक्शन हो गया कि हमें बुक में ये पढ़नी है और पढ़ना है भाई, इसमें कोताही नहीं करना है कि नहीं पढ़ेंगे, ये हटा देते हैं, ये नहीं हटेगा तो ये बन जाएगा ना जी ना, ऐसा कभी नहीं। हमें दोनों को एक विशेष फोकस है, ठीक है ना, दोनों का विशेष फोकस है और इन विशेष फोकस को देखते हुए एक विशेष स्ट्रैटेजी अपनाना है और स्ट्रैटेजी को अपना के आगे बढ़ना है। आया समझ में। तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसको भी। एक है आपका ये ग्रामर सेक्शन, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे फोकस किया जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे फर्स्ट में आपको पढ़ना है टेंस। क्या पढ़ना है आपको, टेंस पढ़ना है और इस टेंस को पढ़ते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है। देखिएगा जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे फर्स्ट में टेंस है क्या, तो आपने यदि फिजिक्स आप पढ़े होंगे तो फिजिक्स में एक आपका सूत्र होता है dB/dt, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे है, आखिर dB/dt क्यों कहते हैं, dB क्या है, dt क्या है, या इसी को इस माध्यम से भी इसको दिखाया जाता है, फिजिक्स में इस माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, क्यों टेंस का जो डेफिनेशन जो होता है उस टेंस का डेफिनेशन क्या, इस टेंस इसके माध्यम से टेंस को समझ सकते हैं। तो एकदम आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम खुद ही एक एक टॉपिक को आपके समक्ष इस वीडियोस के माध्यम से रखेंगे क्या कि टेंस क्या है, टेंस का शॉर्टकट तरीका क्या है, पहले डिप में पढ़ेंगे, डिप में पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट एरिया भी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे, एक एक टॉपिक को ट्रिक समझेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो ये टेंस हो गया, तो आपको याद रखिएगा, तो आपको ये टेंस भी पढ़ना है,
ठीक है, टेंस भी पढ़ना है। सेकेंड, जैसे ही आप टेंस पढ़ोगे तो जब तक ये टेंस पढ़ोगे, यदि टेंस पे कमांड हो जाता है तो टेंस के जस्ट बाद आपको पढ़ना है वॉइस। क्या पढ़ना है? वॉइस। अब देखो ध्यान से, जब भी हम याद रखिएगा, जब भी इन दोनों की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के रूप के स्टडी करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी जो भी वर्ब है, इस वर्ब के जो विभिन्न फॉर्म जो होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, इन विभिन्न रूपों को हम समझेंगे कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म क्या है, फिफ्थ फॉर्म क्या है। इसमें V1 जो है, जिसको शॉर्ट में V1 कहा जाता है, हालांकि V1 कहना ये अच्छा नहीं है, इसको फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म कहा जाता है और थर्ड फॉर्म कहा जाता है। इन सबको हम समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमें टेंस और वॉइस इन दोनों को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आपके पास इस, याद रखिएगा, यदि आपके पास इस वर्ब का स्टडी हो जाए, यदि वर्ब का आप स्टडी किए होंगे, वर्ब का ज्ञान होगा, तो याद रखिएगा आपको टेंस और वॉइस में कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि ये दोनों आप समझ जाते हैं तो तीसरे पॉइंट पे आपके समक्ष जो टॉपिक्स आएगा वो टॉपिक का नाम है नरेशन। अब देखिएगा नरेशन क्या है, तो नरेशन कुछ नहीं है। यदि नरेशन पढ़ना है तो आपको इस पे कमांड करना चाहिए। यदि इस पे कमांड हो जाता है तो ये टॉपिक आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा, याद रखिएगा, कैन, आपने पढ़ा होगा कुड, आपने पढ़ा होगा मे, आपने पढ़ा होगा क्या माइट, आपने पढ़ा होगा क्या मस्ट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या और टू। इस टाइप के जितने भी वर्ब्स के फॉर्म्स हैं, इन सारे वर्ब्स के फॉर्म को हम समझेंगे। देखो है कुछ नहीं, ये भी आपका वर्ब का एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा HB, आपने पढ़ा होगा PB, यानी प्रिंसिपल वर्ब, इसी को कहा जाता है MB। एक और भी सीखो, एक होता है आपके साथ इम्पीटिव वर्ब और एक होता है आपका, याद रखिएगा, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव वर्ब। ठीक है, तो इम्पीटिव वर्ब क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या है, इन सबको हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ना है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यदि आप वहाँ पे कमांड हो जाता है, आपका कमांड उस पे, तो याद रखिएगा आगे किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी पढ़िए, आपको वर्ब का स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे बॉडी का एक एक अंग है, ये बॉडी का एक एक अंग है, इस बॉडी में ऑक्सीजन का आवागमन न हो तो बॉडी का एक एक अंग कितना ही अच्छा है, फिर भी एक समय के बाद इनएक्टिव हो जाएगा। वैसे ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी आप टॉपिक पढ़ गए हैं, इन सभी टॉपिक्स के अंदर याद रखिएगा, इन टॉपिक में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का काम करता है वो है आपका वर्ब चैप्टर। ये वर्ब को पढ़ना होगा, चाहे जैसे भी पढ़िए। यदि आपको ये नहीं पढ़ते हैं तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स में समस्याएं आएंगी, क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं होता है। यदि सेंटेंस का फ्रेमिंग करना सीखना है तो याद रखिएगा आपको वर्ब का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसे भी कीजिए करना होगा, क्योंकि वर्ब इज अ ऑक्सीजन पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस एंड इफ यू वांट टू कमांड ओवर ईच एंड एवरी टॉपिक्स, उसके लिए आपको इस वर्ब का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वर्ब चैप्टर एज अ ऑक्सीजन की तरह ये काम करता है, इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल में क्या होता है, तो ए, एन और द। अब देखो ये ए को कहीं कहीं ए पढ़ा जाता है और ए को कहीं कहीं और पढ़ा जाता है।
तो कब ए पढ़ेंगे, कब अ पढ़ेंगे। वैसे ही द को कहीं कहीं याद रखिएगा दी पढ़ते हैं, कहीं कहीं द पढ़ते हैं। यदि ये सब जानना है ना, ये द कहाँ, दी कहाँ, ए कहाँ, अ कहाँ, तो याद रखिएगा ये जहाँ स्टडी का किया जाता है ना, इन स्टडी को याद रखिएगा इसको कहा जाता है फोनोलॉजी। यानी ये फोनोलॉजी क्या होता है, तो याद रखिएगा इसको हिंदी में कहते हैं कि ये अपने आप में क्या होता है, ध्वनि विज्ञान। यानी जितने भी साउंड जो होते हैं, ए को अ, ए को ए, ए को आ, ए को अ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ा जाता है, ये सब कहाँ पढ़ा जाता है, ये फोनोलॉजी के अंतर्गत, डैट मीन्स ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। ये भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे कि भाई ये है क्या और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो इन सबको पढ़ना है और एक एक टॉपिक को समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। यदि ये आपका प्लेटफॉर्म जो है, यदि आपके अकॉर्डिंग आपके सपने को यदि संवारने में, आपके सपने को सजोने में, आपके सपने को पूरा करने में यदि सक्षम है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इसको बांटिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ ये जुड़ सकें और मैं अपना 100% दे पाऊँ, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारी मोटिवेशन है। यदि आप मोटिवेट नहीं रहिएगा तो मैं मोटिवेट नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है। आप जितने मोटिवेट होइएगा उतने मोटिवेट मैं होऊंगा और जितना मोटिवेट मैं रहूँगा उतना हम अपना 100% आपको देंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। इसके देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखेंगे। अब देखो, अब इसमें देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में देखेंगे पहले कि सेंटेंस होते क्या है। ठीक है, सेंटेंस जो है यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के आधार पे कितना, यदि इसका फॉर्म के आधार पे बात करते हैं तो फॉर्म के आधार पे कितना। याद रखिएगा ये आपका सेंटेंस जो है वो टेंस के आधार पे भी होता है। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ने से बिफोर हमें समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या है, तो इसको भी समझेंगे। तो यहाँ से भी आपका क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है और इन चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया, आपका याद है कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसको भी समझना है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसका होता है, तो याद रखिएगा या तो वो एडजेक्टिव का होगा या तो आपका एडवर्ब का होगा। अब देखो, अब ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों का स्टडी कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका स्टडी होता है कहाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कहाँ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो वहाँ पे जब एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद एक सेपरेट टॉपिक्स, एक सेपरेट वीडियोज आपके समक्ष लेकर आएंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, ये होते क्या है। उसके बाद से रिमूव ऑफ टू, ये टू को कैसे हटाया जाए, ये टू एक एडवर्ब है। हालांकि टू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, कई पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ना है, कहाँ कहाँ पढ़ना है वो भी समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आया, तो इसलिए इन चीज़ों को समझना। उसके बाद से जेरंड और इन्फिनिटिव याद रखिएगा, इन दोनों को जैसे आपके साथ जब नाउन चैप्टर आप पढ़ोगे तो नाउन चैप्टर में एक आपके साथ टॉपिक आता है, याद रखिएगा, और इन टॉपिक का नाम है नाउन इक्वावेलेंट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसको, तो याद रखिएगा इसको भी पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत हम इन्फिनिटिव को भी पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पे, जब नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे, नाउन चैप्टर जहाँ स्टडी किया जाएगा तो उस नाउन चैप्टर में आपको ये दोनों भी पढ़ने को आपको वहाँ पे आएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है। तो याद रखिएगा सबसे फर्स्ट में टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, आर्टिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, रिमूव ऑफ टू और जेरंड और इन्फिनिटिव। हमने कहा ना कि इन दोनों का नाउन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है और उसका नाम है नाउन इक्विवेलेंट,
और उसके अंतर्गत आपको ये दोनों चैप्टर यानी जर्नड और इन्फिनिटिव वहां पे पढ़ेंगे। नाउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन, प्लेसमेंट ऑफ नाउन, बिहेवियर ऑफ नाउन, सुपरफ्लुअस ऑफ नाउन। ये जितने भी नाउन्स हैं उन सभी के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्रामर सेक्शन का यहाँ। नेक्स्ट आपके आइएगा तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपके साथ इसी के अंतर्गत आपको देखिएगा पढ़ना है प्रीपोजिशन। अब आपसे कहा जाए कि प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्या है? प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये प्रीपोजिशन को हम समझेंगे कि वहाँ ऑफ कहाँ, टू कहाँ, ओ डबल एफ ऑफ कहाँ। उसके बाद से हम सीखेंगे यहाँ पे क्या, फ्रॉम कहाँ, एट कहाँ, इन कहाँ, ऑफ कहाँ, आपका बिलो कहाँ। इस टाइप के बहुत सारे ये इसको कहा जाता है नॉर्मल यानी जनरल प्रीपोजिशन यानी सामान्य प्रीपोजिशन। और भी एडवांस भी प्रीपोजिशन आता है जिस प्रीपोजिशन को आपको पढ़ना है और एक एक टॉपिक को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन। उसके बाद से पढ़ना है आपका प्रोनाउन। अब देखिएगा प्रोनाउन क्या है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद से पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। याद रखिएगा इसको सिंटेक्स के नाम से जाना जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है कॉन्कर्ड। क्या कहा जाता है? कॉन्कर्ड कहा जाता है। और इस कॉन्कर्ड को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है या इसी को सिंटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जब ये स्टडी हो जाएगा तो इसके बाद से हम सीखेंगे कंबाइन द सेंटेंस। यानी कंबाइन द सेंटेंस पढ़ने से बिफोर आपको पढ़ना है कंजंक्शन क्या है। उसके बाद से इस प्रोनाउन में सभी प्रोनाउन को नहीं पढ़ना है। जैसे एक प्रोनाउन आपके साथ आता है और इस प्रोनाउन का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक। ये सर्वनाम जो होता है जो संबंध को स्थापित करता है, ये भी पढ़ते हैं। जितने भी आपके साथ WH जो फैमिली जो है ये भी आपका सेंटेंस को ज्वाइन करने में काम आता है। ठीक है, इसके बाद से आपको पढ़ना है इडियम्स एंड फ्रेज। जब आपको बुक पढ़िएगा तो उस बुक में आपको इडियम्स पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करवाया जाएगा कि ये इडियम्स है। ठीक है, इसका अपना एक सेपरेट मीनिंग क्या है, इस मीनिंग को समझेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेज क्या है तो याद रखिएगा फ्रेज में आपको इसका टाइप्स क्या होता है, नाउन फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब फ्रेज। यानी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज ये क्या होते हैं, इन सब का डिस्कशन जहाँ होगा उस डिस्कशन का नाम होगा और वहाँ पे किया जाएगा नाउन चैप्टर में। ठीक है, नाउन चैप्टर में आपको बताया जाएगा फ्रेज है क्या। नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन फ्रेज बता देंगे, यदि एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज बता देंगे, आपका एडवर्ब पढ़ाएंगे तो एडवर्ब फ्रेज बता देंगे। आपको याद रखिएगा एक आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है। ये प्रीपोजिशन जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस प्रीपोजिशन इस फ्रेज को भी वहाँ पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। ये तो आज का एक छोटा सा सेशन आपके समक्ष रखे हुए हैं और इसी के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को पढ़ा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे ध्यान से देखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये क्या होते हैं, इसका हिंदी होता है, याद रखिएगा, अनेक शब्दों का एक शब्द। यानी अनेक शब्दों का एक शब्द, इसको कैसे बनाएंगे वहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, और बुक के अंदर ही आता है, कुछ याद भी करना होता है, कुछ जब PYQ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराया जाएगा तो आपका 10 वर्ष का जो पेपर है उसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कशन करा दिया जाएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। उसके पास देखिएगा स्पेलिंग करेक्शन, ये क्या है, जैसे आपके एग्जाम में जाइएगा तो A, B, C और D ये 4 ऑप्शन देगा।
इसमें से एक मीनिंग जो होगा वो सही होगा और बाकी का रॉन्ग मीनिंग होगा। तो इस सही मीनिंग को ही आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। कभी कभी जैसे आपका सपोर्ट मानिएगा कि आपके साथ ये वर्ड आपका आ जाता है, कभी कभी आपके साथ याद रखिएगा रिसीव हो गया, आपके साथ डिसीव हो गया, ठीक है, आपके साथ याद रखिएगा कमिटी हो गया, ठीक है। इस टाइप से कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका PYQ देखिएगा तो PYQ के माध्यम से ये कुछ वर्ड्स चुनिंदा वर्ड्स होते हैं, उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। और जब बुक पढ़ाया जाएगा तो उस बुक में आपको एक एक टॉपिक्स को इसमें दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और समझाने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखो सेंटेंस करेक्शन क्या है, याद रखिएगा जब भी इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग क्या है, तो क्वेश्चन टैग बनाने से बिफोर आपके पास कमांड होना चाहिए टेंस पे। यदि टेंस पे कमांड नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन टैग नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे आई हो गया तो आई के साथ क्वेश्चन टैग में याद रखिएगा इसका यूज होता है आई का, इसके साथ एम का यूज नहीं होता है। फिर आपके माइंड में आएगा आई के साथ आई क्यों होता है, एम क्यों नहीं होता है, आएगा ना, आना ही है, आना चाहिए। यदि प्रश्न आपके माइंड में नहीं आते हैं दैट मीन्स यू आर नॉट अ सिंसियर स्टूडेंट्स, आप सिंसियर स्टूडेंट्स नहीं है। प्रश्न आना चाहिए और प्रश्न उसी के पास आएगा जो पढ़ने की इच्छुक होगा, ठीक है। उसको समझना पड़ेगा कि आई के साथ हम तो एम पढ़े हैं, आई के साथ आर क्यों। इन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और एक एक चीज़ को आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन टैग में वहाँ पे आपको हम ये चीज़ें बताएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अच्छा, सिनोनिम्स का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम्स का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड्स, यानी ये दोनों आपको याद करना होगा। जब आप याद रखिएगा, जैसे ही आप PYQ देखिएगा तो उन PYQ के माध्यम से इन दोनों समझ में आ जाएगा। उसके बाद से ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब हुआ कि 4 ऑप्शन होगा जिसमें से एक डिफरेंट देगा और 3 का संबंध एक ही कम्युनिटी से होगा, एक ही ग्रुप से होगा और एक डिफरेंट होगा। उसी डिफरेंट को आपको चुनना है और डिफरेंट चुन करके उसको टिक आउट करना, उसी को कहा जाता है ऑड वन आउट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यदि किसी को यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कृपया आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, यदि समझाने में यदि कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आया, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और किन किन टॉपिक्स को पढ़े, यदि आपको PYQ को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी PYQ को जब हम इस इसके माध्यम से स्लाइड के माध्यम से आपको उस PYQ को भी कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को थंबनेल के साथ लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक। अब आते हैं, ये तो रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब आते हैं कि भाई सब्जेक्टिव टाइप में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपके साथ सब्जेक्टिव टाइप। देखिएगा, उता सेक्शन ए, इसको कहेंगे सेक्शन बी। क्या कहेंगे? सेक्शन बी कहेंगे। और सेक्शन बी में जो है जितने भी क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, यानी आपको बनाना ही बनाना है। ये 50 नंबर का 50 नंबर सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि आपका टोटल जो है ये आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 50 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। 50 नंबर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया, जो आप अभी देखे हैं हमारे साथ कि भाई ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा नहीं आते हैं। तो ये सब्जेक्टिव कहते हैं या इसी को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसी को याद रखिएगा, इसको राइटिंग सेक्शन कहा जाता है क्योंकि आपको बनाना ही बनाना है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या आते हैं। सबसे फर्स्ट में इसमें आते हैं ऐसे, याद रखिएगा
इस ऐसे में आपका 4 ऐसे देगा, जिसमें से एक बनाना है और एक 8 नंबर का होगा, ठीक है। यानी एक ये 4 ऑप्शन होगा, एक बनाना है और एक को, और ऐसे जो है ये 8 मार्क्स का होगा। इस ऐसे का ट्रिक्स भी हमारे साथ है, हमारे पास है। ऐसे कैसे उसका स्टार्ट कैसे किया जाए, उसका मेन बॉडी क्या हो, उसका कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, चाहे दुनिया का कोई भी ऐसे लिखा हो, 1000 वर्ड में, 1200 वर्ड में, 500 वर्ड में, 600 वर्ड में, आपको हम यहाँ पे बोर्ड पे खुद आपके सामने नोट करके दिखाएंगे उसका क्या मतलब वे होना चाहिए, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं तो सब है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे। दूसरा एक्सप्लेनेशन। अब देखिएगा ये एक्सप्लेनेशन जो है आपका प्रोज सेक्शन से भी आता है और पोएट्री से भी आता है, ठीक है। ये प्रोज से भी आता है और पोएट्री से भी आता है। उसके बाद से आपका आता है ये नरेटर और एप्लीकेशन। ये आपका दोनों में से कोई एक बनाना है और एक 5 नंबर का होता है। उसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन बुक का याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों याद रखिएगा। ये आपके साथ आता है कहाँ, तो ये आता है रेनबो पार्ट 1 और रेनबो पार्ट 2 में, ठीक है। ये दोनों सेक्शन से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपको पीछे दिखाया गया है, ये याद रखिएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आते हैं, यानी ये दोनों रेनबो पार्ट 1 या रेनबो पार्ट 2। यदि आप 11th का फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो रेनबो पार्ट 1, यदि आपका 12th का फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो रेनबो पार्ट 2, और ये दोनों में कॉमन है। यानी आपको रेनबो पार्ट 1 के साथ भी पढ़ना है और रेनबो पार्ट 2 के साथ भी पढ़ना है। तो ये आपका 5 पॉइंट्स जो है, ये 5 पॉइंट जो है आपके याद रखिएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बनाना ही बनाना है। चाहे रो के बनाइए, गा के बनाइए, मुस्कुरा के बनाइए, चाहे हंस के बनाइए, बनाना तो पड़ेगा, चाहे जैसे भी बनाइए, ठीक है। तो ये बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको लगता है कि हमसे बन जाना चाहिए, तो बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ 2027 तक हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक टॉपिक को यकाजना पोस्टमार्टम करके आपको दिखाएंगे, आप पोस्टमार्टम के माध्यम से इन टॉपिक को समझेंगे, ऐसे से और शॉर्ट क्वेश्चन तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ऐसे से और एस तक, याद रखिएगा। यानी ई से आपका एस तक, यहाँ तक आपको पहुँचाएंगे। न बने क्वेश्चन ऐसा संभव नहीं है, यदि ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा तो। आगे देखिएगा, आगे आपके साथ क्या है। अब देखिएगा ये कंपल्सरी हो गया। अब उसी सेक्शन बी के अंदर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, जो चाहे वो बनाओ, जो चाहो वो हटाओ, ठीक है। पर इसमें से बनाना कितना है, इसमें से आपको बनाना सिर्फ और सिर्फ इसमें से 3 ही बनाना है। याद रखिएगा कितना बनाना है आपका, इसमें से 3 ही बनाना है। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5, इस 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट ही बनाना है। जो भी बनाइए, या तो समरी बनाओ, इसमें से दोनों में से आएगा, प्रोज और पोएट्री दोनों, ठीक है। एक 5 नंबर का, 2 बनाइएगा तो 10 मार्क्स। या तो आप क्वेश्चन बनाओ, प्रोज पोएट्री स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एक क्वेश्चन 5 नंबर्स का। या तो मैचिंग चैप्टर्स नेम विथ राइटर्स नेम, यानी कवि कविता का नाम, उनके माध्यम से कोई और भी जो बुक जो उनके माध्यम से लिखी गई हैं उसको आपको समझना है, उनको भी याद करना है। तो याद करने की आवश्यकता कुछ नहीं है, एक छोटा सा नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उस नोट्स को याद कीजिएगा। और साथ ही साथ जो बुक रेनबो पार्ट 2 या रेनबो पार्ट 1 जो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तीनों बुक पढ़िएगा तो उसके माध्यम से याद करवा दिया जाएगा विथ ट्रिक। याद नहीं करना है, याद कीजिएगा, यहाँ याद कीजिएगा, यहाँ गायब हो जाएगा। आपको कंसेप्ट बनाना है ट्रिकी, देखिएगा ट्रिकी समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का है, पैसेज एंड प्रेसेस राइटिंग और 4 नंबर का है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर बहुत सारे बच्चे जो है दुविधा में होते हैं, उनके पास संकट आ जाता है, समस्याएं आ जाती हैं कि सर किसको बनाए किसको हटाए। मन तो करता है कि सबको सटाए या सबको हटाए, तो ना सबको हटाना है ना सबको सटाना है, ठीक है। इसमें से किसी 3 को सटाना है, बाकी को हटाना है। तो कौन कौन हटाएंगे
इसको भी समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आप इसको आपको नहीं बनाना है, ठीक है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की चांसेस होती हैं। हालांकि इसका एक आइडिया हम दे देंगे, एक इसका तौर तरीका दे देंगे कि कैसे नोट किया जाता है, ठीक है। पर आपको नहीं बनाना है। आपको इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेटिंग बता देंगे, इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। पैसेज इसको बनाना है, प्रेसेस इसको नहीं बनाना है। और इसमें याद रखिएगा एक और टॉपिक है, याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। इनको भी आपको नहीं छूना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो ट्रांसलेशन पे कमांड तो हो जाती हैं, पर जो पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है, जैसे कब फुल स्टॉप, कब एक्सक्लेमेशन साइन, कब क्वेश्चन मार्क, इस टाइप का क्वेश्चन बनने के बाद इसमें से कोई भी छूट जाए तो याद रखिएगा आपका नंबर नहीं आते हैं। इसलिए इसको भी आपको नहीं बनाना है। बनाना किसको है? पैसेज को, एप्लीकेशन को और ऐसे को, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको ये बनाना है, समझना है। यदि इसमें भी आपको कोई समस्या है, यदि कोई डाउट है, तो आप अपना ओपिनियन, अपना क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी ये क्वेरीज को देखा जाएगा, समझा जाएगा और आपके सपने को साकार किया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि नजर नजर की बात है, पता ना किसका किसका तलाश है। नजर नजर की बात है, पता ना किसका किसका तलाश है। अरे हंसने को तो बेताब है, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट की मुझे प्यास है, तेरी मुस्कुराहट की मुझे प्यास है। तो इसी सेशन के साथ आज आपके समक्ष जो भी टॉपिक्स रखा गया है, इन टॉपिक्स में यदि किसी प्रकार की डाउट होती हैं तो नीचे दिया गया नंबर्स है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में अपना ओपिनियन, अपना डाउट को नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को देखी जाएंगी, समझी जाएंगी और आपकी समस्याओं को समाधान किया जाता है। देखो, किसी ने कहा है कि बदशाह तो हम भी थे, बदशाह थे हम अपनी मिजाज ए मस्ती के। किसी ने कहा है कि बदशाह थे हम अपनी मिजाज ए मस्ती के, इश्क ने तेरे दीदार का फकीर बना दिया। क्या बात है। अरे हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बदशाह होता है, लेकिन जिस वक़्त इंसान इस इश्क में पड़ जाए तो याद रखिएगा उसकी दीदार जो है एक फकीर की भांति हो जाती है। इसलिए इश्क, प्यार, मोहब्बत, इश्क में आधा श, प्यार में आधा ब, मोहब्बत में आधा ब, ना कभी पूरा हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए इन चीज़ों को अपने साइड में रखते हुए 2027 के लिए एकदम कमर कस के खड़े हो जाओ और जी जान लगा दो। कहा जाता है ना कि वो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और बाकी का इतना याद नहीं आ रहा, कृपया आप इस कोटेशन को नेक्स्ट भी देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।